गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आपका महाविद्यालय के इस ई प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। एक और भारतीय संविधान का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नीति निर्देशक तत्वों, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यानी जहां भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, वहीं भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। भारतीय जो संविधान के निर्माता थे उनका लक्ष्य था कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो और इसके लिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणित किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी वो मूर्त रूप ले सके। नीति निर्देशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख इसी प्रकार कुछ सिद्धांत हैं उनको उपस्थित करते हैं और जिनके पालना से या क्रियान्विति से हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। जहां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ कराने का जो एक संकल्प व्यक्त किया गया है, वह संकल्प इन नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित किए जाने पर पूर्ण हो सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए हम कह सकते हैं कि नैतिकता के सूत्र हैं और ये देश में वास्तविक रूप से जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं। तो विधि निर्माण में इन निर्देशक तत्वों का प्रयोग करना हम कह सकते हैं कि राज्य का परम कर्तव्य भी है। जैसा कि नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल 37 है उसमें कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों या इस भाग में जो भी भाग 4 में जो भी उपबंध किए गए हैं उन उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी इसमें जो दिए गए हैं या जिनका वर्णन किया गया है वो तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और राज्य विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। हालांकि नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी हम कह सकते हैं इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, फिर भी ये शासन के निर्माण में या विधि निर्माण में मूलभूत स्थान रखते हैं और राज्य का ये कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करेगा, ये राज्य का कर्तव्य होगा। तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो हमारे जो संविधान निर्माता थे उनकी जो प्रतिज्ञा थी, हम कह सकते हैं जो आकांक्षा थी, उनको अमली जामा पहनाते हैं और ये तत्व जो देश के प्रशासक हैं उनके लिए एक आचार संहिता की भूमिका अदा करते हैं। नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं उनमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिसके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से उचित रूप में पालन हो सके। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसमें जो नीति निर्देशक तत्व हैं कि उसकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं
उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो पहली हम कह सकते हैं कि राज्य से ये अपेक्षा है कि राज्य जो भी कानून या नीतियां बनाएगा, बनाते समय प्रभावी रूप से नीति निर्देश तत्वों में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनका ध्यान रखेगा। दूसरा, जो नीति निर्देश तत्वों की जो प्रकृति है वो न्यायोचित नहीं है, यानी इनका उल्लंघन या हनन होने पर न्यायालय के माध्यम से इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता। यानी सरकार को हम इनको लागू कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। जहां भाग 3 का उल्लंघन होने पर या हनन होने पर हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, तो भाग 4 में हम नीति निर्देश तत्वों को लागू करवाने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते, यानी न्यायालय द्वारा नहीं लागू नहीं कराया जा सकता। तीसरी जो इनकी विशेषता हम कह सकते हैं कि नीति निर्देश तत्व सामाजिकता आर्थिक न्याय के आदर्श के साथ ही देश के शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं। यानी ये समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं और शासन के लिए एक आधारभूत सिद्धांत हैं। अगली जो इनकी विशेषता है वो है नीति निर्देश तत्वों का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, कि ताकि नागरिकों का अधिक से अधिक भला हो सके, उनका कल्याण हो सके। अगली विशेषता हम कह सकते हैं कि नीतिनिष्ठ जो सिद्धांत हैं उन पर गांधीवादी दर्शन का भी प्रभाव है। समाजवादी या उदारवादी जो विचारधारा हैं उनका भी इन पर प्रभाव है। और नीति निर्देश तत्व जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर नीति निर्देश तत्व आधारित हैं। और जनता के हित के साथ साथ ये आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए भी नीति निर्देश तत्वों को यथाशक्ति कार्य क्रियान्वित करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो ये नीति निर्देश तत्वों की कुछ प्रमुख बातें हैं। तो उल्लेखनीय बातें हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं और कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य है। हालांकि संविधान निर्माण के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ था स्वाधीन राष्ट्र के रूप में, उस समय देश में आर्थिक और जो प्रशासनिक संसाधन अत्यंत सीमित थे। तो उस समय तत्कालीन राजनीतिक एकीकरण होने के कारण जो सभी लक्ष्य थे उनको हम तत्काल प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसी कारण से नीति निर्देश तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया, उन्हें अवाद योग्य बनाया गया। उन्हें एक संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया कि इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा, ये राज्य पर छोड़ दिया गया। इसीलिए केटी शाह नीति निर्देश तत्वों की आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। लेकिन जैसे जैसे राज्य के आर्थिक जो संसाधन बढ़ेंगे, राज्य इनका क्रियान्वयन करेगा। नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्गीकरण है वो हम 2-3 भागों में कर सकते हैं। कुछ नीति निर्देश तत्व आर्थिक न्याय से संबंधित हैं, कुछ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित निर्देश तत्व हैं और कुछ समाज कल्याण संबंधी निर्देशक तत्व हैं। तो इनको हम 3 भागों में मोटा मोटी बांट सकते हैं। भारतीय जो संविधान जो निर्माता थे उनका उद्देश्य था भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इसके लिए उन्होंने आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में अनेक प्रावधान नीति निर्देश तत्वों में किए हैं, ताकि जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा को मजबूत किया जा सके। वर्तमान समय में जो राज्य का जो स्वरूप है वो लोक कल्याणकारी हो गया है और 20वीं की स्थिति में हम कह सकते हैं कि अनेक महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है तथा नागरिक समाज की सक्रियता ने जो लोक कल्याण के जो विविध
पक्ष हैं उनको और अधिक विस्तृत कर दिया है और उन्हें और अधिक नवीन आयाम प्रदान कर दिए हैं। आज वर्तमान समय में आधारभूत सुविधाओं से लेकर जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने वाले विभिन्न तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। रोटी कपड़ा मकान से लेकर शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य मनोरंजन यातायात या सामुदायिक जो सेवाएं हैं उनको कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया गया है। तो ऐसे में राज्य के नीतिगत तत्वों के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के लिए जो आवश्यक विषयों की आवश्यकता होती है उन्हें निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है और इनके माध्यम से समाज के वे वर्ग जो उपेक्षित हैं वंचित हैं या दीनहीन हैं के रूप में जाने जाते हैं उन तक सामाजिक न्याय और वितरणमूलक न्याय पहुंचाना आवश्यक है। उनके लिए निःशुल्क प्रकार की योजनाओं का प्रावधान संविधान में किया गया है। विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के इन वर्गों को राज्य के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी कारण पिछले हम कह सकते हैं कि 7 दशकों में नीति निर्देश तत्वों को पर्याप्त समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है और न्यायपालिका ने भी विभिन्न अपने जो निर्णय हैं उसके अंतर्गत नीति निर्देश तत्वों की इस प्रकार व्याख्या की है कि इनमें से बहुत सारे जो तत्व हैं वो मूल अधिकारों में भी समाविष्ट किए गए हैं और इसके साथ ही राज्य पर यह दायित्व भी आरोपित किया गया है कि नीति निर्देश तत्वों के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त नीतियाँ या योजना या कार्यक्रमों का निर्माण किया जा सके। तो आर्थिक न्याय के साथ साथ इसमें सामाजिक सुरक्षा संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं कि राज्य अपने आर्थिक साधनों के अनुसार और विकास की सीमाओं के भीतर ये प्रयास करेगा कि राज्य के जो सभी नागरिक हैं उनको अपनी योग्यता अनुसार रोज़गार मिल सके शिक्षा पा सकें और बेकारी या बीमारी या वृद्धावस्था में उनको सार्वजनिक सहायता मिल सके। तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान भी निर्देशक तत्वों में किए गए हैं। साथ इसमें समाज के कल्याण संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा उन्हें अधिकार देगा उन्हें स्वायत्ता देगा और इसका क्रियान्वयन भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो स्थानीय सुशासन की व्यवस्था है प्रावधान किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशक तत्वों के माध्यम से इन सारी चीज़ों को शामिल किया गया है। हालांकि जो भाग 4 है उसको न्यायालय में हम नहीं ले जा सकते लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देश तत्व हैं वो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इन निर्देशक तत्वों में इतनी व्यापक व्यवस्था की गई है कि भारतीय समाज एवं राजनीति तथा लोगों के हित के लिए आवश्यक जितने प्रकार के उपाय हो सकते हैं उन सभी का कहीं न कहीं इनमें प्रावधान अवश्य किया गया है। हालांकि इनकी आलोचना भी की जाती है। जेनिंग्स मानते हैं कि ये फेबियन समाजवाद की तरह हैं जिन्हें समाजवाद को निकाल दिया गया। केटी साहब भी आलोचना करते हैं कि ये जो ऐसे चेक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। लेकिन हम कह सकते हैं कि भारत में जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं ऐसे में नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से जो राज्य है या जो हमारे शासक हैं या जो नीति निर्माता हैं उनके समक्ष कुछ ऐसे मार्ग प्रस्तुत किए हैं जिनके माध्यम से पिछले 7 दशकों में भारतीय राज्य का जो स्वरूप है वो व्यापक रूप से कल्याणकारी होता जा रहा है। क्योंकि नीति निर्देश तत्वों के होने के कारण भारत में जितनी भी जो लोकप्रिय सरकारें हैं जो जनता के मतों से चुनकर आती हैं वो सरकारें कहीं न कहीं अपने घोषणा पत्र में इन नीति निर्देश तत्वों के माध्यम से जो महत्वपूर्ण विषय हैं
वो कहीं न कहीं अपने घोषणा पत्र में उनको रेखांकित करती हैं और प्रत्येक जो सरकार है वो अपने कार्यकाल के दौरान ये कोशिश करती है कि जो निर्देश तत्वों में दिए गए लक्ष्य हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में लागू करने की कोशिश कर सकें। और निर्देश तत्वों के महत्व के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा, संविधान सभा में उन्होंने कहा कि इस विषय पर विचार करते हुए कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ ये नहीं है कि वे केवल घोषणाएं मात्र बनकर रह जाएं। इसकी बजाय ये एक दस्तावेज के रूप में है और इनका जो शासक है उनको उनका आदर करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशक जो तत्व हैं वो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका दोनों इस बारे में जो इनकी निर्देश तत्वों के प्रति केवल मौखिक रूप से ही सहानुभूति प्रदर्शित करें, बल्कि सरकार या संसद के जो सभी कार्य हैं उनको आधार बनाया गया है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में कोई भी जो लोकतांत्रिक सरकार है वो नीति निर्देश तत्वों की अवहेलना नहीं कर सकती। वो अपनी क्षमता के अनुसार जो संसाधन है उसके पास उनके अनुसार नीति निर्देश तत्वों का अधिक से अधिक क्रियान्वयन करने का प्रयास करती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।